सभी साथियों का अभिवादन। भाषा नामा के इस फेसबुक पेज से आज फिर हम सब हाजिर हैं। अपने विद्यार्थियों के साथ मैं उपस्थित हूँ। सर्वेश, सीमांकन, अजीत, रोशनी, आकांक्षा और तमाम सारे हमारे विद्यार्थी, उन सब के साथ मिलकर यह जो अभियान भाषा नामा का चल रहा है, जिसमें अकादमिक चर्चाएं हो रही हैं और बेहद सफल यह कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने बातचीत करूंगा अपने प्रिय कवि केदारनाथ सिंह के ऊपर। केदारनाथ सिंह के कवि छवि पर और उनकी कविताई पर कुछ एक बातें जो प्रायः केदारनाथ सिंह के बारे में अभी तक कम ही सुनी जाती हैं। मेरा प्रयास होगा कि उनकी तरफ मैं अपने इस वक्तव्य में आपसे बातचीत करूं। सबसे पहले आप सबका अभिवादन। और इस प्रक्रिया में जब बातचीत शुरू होती है तो केदारनाथ सिंह पर हम चर्चा करते हैं तो तमाम सारे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं और उसमें जिन कोणों से मैं बातचीत आज करना चाहता हूं आपसे केदारनाथ सिंह के ऊपर, एक तो उनके व्यक्तित्व की बुनावट, उनका कवि व्यक्तित्व कैसे बनता है, उनकी कवि छवि का निर्माण कैसे होता है और उसके साथ उनकी कविता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, महत्वपूर्ण अंश क्या हैं, किस तरह से वो अपनी कविताई में अपने समकालीनों से विरल और विशिष्ट कवि बनते हैं। यही सब कोण हैं आज की बातचीत के। मैं बातचीत शुरू करता हूं। पुनः आप सबको ये मैं बता दूं कि केदारनाथ सिंह का जो काव्य फलक है, रचनात्मक संसार है, वो बहुत विस्तृत है। विस्तृत इस मायने में कि लगभग 60 साल का पूरा एक समय है उनकी सृजनात्मकता का, जिसमें वो कविताएं लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं। गद्य में विशेष रूप से आलोचना वो लिखते हैं, विचारपरक जो उनका साहित्य है। कविताओं में तीसरा शतक से उनकी यात्रा शुरू होती है और सन 50 एक प्रस्थान बिंदु है उनकी सृजनात्मक यात्रा का, जहाँ से केदारनाथ सिंह अपनी सृजनात्मक यात्रा, कविताई की यात्रा शुरू करते हैं। इस संदर्भ में अगर बातचीत आप करें तो लगेगा कि कुछ एक पहलू हैं जहाँ से उनके कवि छवि को हम समझ सकते हैं, जहाँ से उनकी कविताई को समझ सकते हैं। तो पहले सामान्य रूप से आपको ये बता दूं कि लगभग जो उनके काव्य संग्रह हैं उसमें अभी ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग, सृष्टि पर पहरा, तालस्ताय और साइकिल, मतदान केंद्र पर झपकी, ये उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इन संग्रहों के बीच में वो कविता के विविध रंगों के साथ उपस्थित है। आप समझ सकते हैं कि प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता का जो पूरा परिदृश्य है उसमें एक प्रमुख कवि के रूप में उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। गद्य के में उन्होंने जो काम किया उसमें कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत, ये उनके गद्य रचनाओं का एक अनुक्रम है। इन गद्य रचनाओं में जो उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं उनसे उनकी कविताई को समझा जा सकता है, उनके कवि व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। लेकिन ख़ासियत यह है कि केदारनाथ सिंह के पूरे कवि व्यक्तित्व को समझने के लिए, उनकी कविता को समझने के लिए जिन दृष्टिकोणों के साथ में बातचीत करनी चाहिए, मैं उस पर विस्तार से जाऊँ उसके पहले एक कवि की नोटबुक, राजेश जोशी की आलोचनात्मक पुस्तक है। राजेश जोशी एक कवि आलोचक के रूप में ही उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी 2 आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, एक कवि की नोटबुक और एक कवि की दूसरी नोटबुक, समकालीनता और साहित्य। एक कवि की नोटबुक में उन्होंने केदारनाथ सिंह के ऊपर लिखा है और आपको बड़ा दिलचस्प बताएं कि उसमें एक टिप्पणी वो रूपक बनाते हैं आधुनिक हिंदी कविता के लिए, और उस रूपक में वो कहते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता के प्राण तत्व निराला है। और उसके बाद वह जो अपने इस पुस्तक में जिन शीर्षकों के साथ 7 कवियों को वो याद करते हैं, उसमें
उन्हें वो प्रगतिशील हिंदी कविता के या आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि के रूप में दर्ज करते हैं। उसमें त्रिलोचन हैं, उसमें नागार्जुन हैं, उसमें केदारनाथ अग्रवाल हैं, उसमें शमशेर हैं, उसमें मुक्तिबोध हैं, और फिर दो महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ सिंह और रघुवीर सहाय शामिल हैं। यहीं पर केदारनाथ सिंह के बारे में बातचीत करते हुए वह दर्ज करते हैं कि यह लक्ष्य किया जाना चाहिए कि केदार जी के समकालीनों में निराशा और नकार का भाव लगातार बढ़ा है, जबकि केदार जी अपनी पीढ़ी के अकेले ऐसे कवि हैं जिनमें गहरी करुणा और अवसाद के बीच मनुष्य उसके दैनंदिन जीवन और सामान्य जन की मानवीयता में एक आशा लगातार बनी है, और एक जिद की तरह उन्होंने इस आशा को बचाए रखा है। लेकिन आप देखें कि चाहे यह किसी को बहुत महत्वपूर्ण न लगता हो, लेकिन भारतीय कविता का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। इस बारे में राजेश जोशी जब यह कथन उद्धृत करते हैं केदारनाथ सिंह के बारे में, तो इससे केदारनाथ सिंह के कवि व्यक्तित्व का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि केदारनाथ सिंह ऐसे कवि के रूप में अपने समकालीनों में प्रकट होते हैं जो तीसरा सप्तक के कवि के रूप में उन्हें शुरुआत वो अपनी कविता की करते हैं। उन सब संदर्भों के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से वह अपने कविताओं के द्वारा अज्ञेय को प्रभावित करते हैं और अज्ञेय प्रतीक नाम की पत्रिका में उनकी कविताओं को छापने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। इसी के साथ सप्तक की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में अगर आप पढ़ें तो उनका प्रगीतात्मक रूप किस तरह से दिखाई देता है। उनकी कविता का जो एक स्वरूप है, जो उस दौर में जिस तरह से शुरू होता है, उसमें उनके ऊपर निराला का बहुत असर था, और उस दौर की छायावादी कविता की कविताई का भी असर आप देख पढ़ सकते हैं। मसलन तीसरा सप्तक से शुरू हुई उनकी अंतरयात्रा कविता की, जिसमें वो प्रगीतात्मकता के स्वर के साथ बेहद नए सौंदर्य चेतना के साथ जो कविता की शुरुआत करते हैं, उसमें झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगी बुझे खेतों से झुरझुर सरसों की रंगीनी, धूसर धूप हुई मन पर ज्यों सुधियों की चादर अनबीनी, दिन के इस सुनसान पहर में रुक सी गई प्रगत जीवन की। यह उनकी कविता के जो अंश हैं, जो प्रगीतात्मकता के रूप में वो लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन एक ख़ासियत बाद में आप ध्यान दीजिए कि कैसे वो इससे मुक्त होते हैं, और मुक्त होते समय एक दिलचस्प सा उनका एक साक्षात्कार है। उसमें वो व्यक्त करते हैं कि आरंभिक दौर में उनकी जो प्रगीतात्मक कविताएं हैं, जिस तरह वह उसको लिखते हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर है। उस वक्त छायावादी कविता का भी प्रभाव देखा और परखा जा सकता है। उसके बारे में टिप्पणी करते हुए वह कहते हैं कि प्रगीतात्मक या प्रगीत या गीत का जो रूप विधान है वो मुझे खलता है, मुझे पसंद नहीं आता। वो उस पर टिप्पणी करते हुए उनका कहना है कि उसकी एक पंक्ति पूरी कविता या पूरी प्रगीत या गीत पर तानाशाही की तरह काम करती है, और वो तानाशाही की तरह काम करती है। तो उनका ये कहना है कि वह प्रगीतात्मकता का वह जो पूरा स्वर है, उसमें जो शुरू की एक पंक्ति होती है, सारी की सारी पंक्तियों पे अधिनायकत्व करती है। यह मुझे कविता के लोकतंत्र के विरुद्ध लगता है। इस तरह से वह कविता में प्रगीतात्मकता का जो स्वर वो शुरू में ले आते हैं, जिस तरह से शुरुआत करते हैं अपनी कविता में, जिस तरह से रुझान उनकी कविता का उसमें दिखाई देता है, उससे वह धीरे धीरे कैसे मुक्त होते हैं। मुक्त होने का मतलब वहाँ से एक नया प्रस्थान बिंदु वह तय करते हैं। यह उनकी कविताई की खूबी है। आप इस संदर्भ में पढ़ें तो केदारनाथ सिंह की कविता का जो मूल स्वर है वह कैसे उपजता है, इसके पहले एक ख़ास बात आपसे करना ज़रूरी है कि 1960 से 80 का जो समय है, 1960 में उनका पहला कविता संग्रह जिस तरह से छपता है, उसका शीर्षक है अभी बिल्कुल अभी। लेकिन आप देखें कि यह बहुत दिलचस्प बात है कि उसके बाद 20 वर्षों बाद उनका दूसरा संग्रह आता है, और उस 20 वर्षों के बाद दूसरा जो संग्रह आता है 1980 में, ज़मीन पक रही है, उस संग्रह का नाम।
इसके बारे में बहुत तरह के बातें की जाती हैं, बहुत तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आप उस परिवेश में जाएं तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कवि जो सप्तक से अपनी यात्रा शुरू करता है, सन 60 में उसका संग्रह आता है, उसके बाद ये 20 वर्षों की चुप्पी आखिर क्यों रही? यह निसंगता क्यों, तटस्थता दिखाई दे रही है केदारनाथ सिंह के यहाँ? यह वही दौर है जब वह अपने भोजपुरी जनपद में किस तरह से पडरौना में वह एक कॉलेज में प्राध्यापन करते हैं और उसके बाद वहाँ प्राचार्य भी नियुक्त होते हैं। वो पूरा दौर है, उनके लोक के अनुभव का दौर है और वो संदर्भ वो आप देख और परख सकते हैं। इसके बारे में एक ख़ास बात ये कहा जा सकता है कि बाद की आलोचना में, बाद की कविताई में बहुत सारे आलोचकों और कवि आलोचकों ने केदारनाथ सिंह के इस 20 वर्ष के अंतराल पर जो टिप्पणियाँ की हैं उसमें बहुत सारे संदर्भ आते हैं, लेकिन एक ख़ास संदर्भ यह है जो विष्णु खरे, राजेश जोशी से लेकर उनके समकालीन कवियों में तमाम सारे कवियों ने टिप्पणी की है। इसमें जो विचार परक निबंध उन्होंने लिखा है उस पर आप देखें कि उसमें बार बार वह इस चीज़ की ताकीद करते हैं और यह बताते हैं कि केदारनाथ सिंह की कविता का यह जो अंतराल है यह उनकी कविता में रचनात्मकता के नए स्वर भरता है। वह अपने समय की आधुनिकता से किस तरह से आक्रांत नहीं होते। तमाम कवि जब आज़ादी के बाद की जो पूरी तब्दीली है जनमन की, जन संस्कृति की, ग्रामीण जीवन की, शहरी जीवन की, उन सब के बीच में केदारनाथ सिंह के बारे में जब बातचीत होती है तो ये कहा जाता है कि केदारनाथ सिंह का कवि व्यक्तित्व उस दौर में जो मोह भंग का दौर है, जो आत्ममुग्धता का दौर है, जो तमाम सारे अंतर्द्वंद्वों का दौर है, उन सबको तटस्थता के साथ नहीं बेहद चैतन्य तरीके से वह देखते हैं, लेकिन उसमें प्रतिक्रियात्मकता के साथ उपस्थित नहीं होते। जबकि उसी दौर में उनके समकालीनों में विशेष रूप से मुक्तिबोध को लीजिए, आप रघुवीर सहाय को लीजिए, आप कुंवर नारायण को ले लीजिए, आप श्रीकांत वर्मा को लीजिए, इन सारे कवियों की जो उपस्थिति है और सिर्फ उपस्थिति नहीं है, वो अपनी उपस्थिति से कविता में एक अपनी प्रतिष्ठा भी अर्जित करते हैं। उसी दौर में केदारनाथ सिंह क्यों इन सबसे निसंग भाव से हैं, लेकिन रचनात्मक तरीके से एक जुड़ाव उनका अपने रचनात्मक बोध की निर्मिति के साथ कैसे वह प्रकट हो रहे हैं, इस पर टिप्पणी करते हुए तमाम सारे संदर्भ आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन छोटा सा संदर्भ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, वह है विष्णु खरे का। विष्णु खरे ने बहुत दिलचस्प बात लिखी है इस दौर के बारे में, इस अंतराल के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कुछ गीतात्मकता तथा उसके बाद नई कविता के संस्कारों से शुरू होने वाले केदारनाथ सिंह इन 20 वर्षों में न डरे न दिग्भ्रमित हुए। वे इस या उस भगदड़ में शामिल नहीं हुए। हिंदी में इतना धैर्य, इतनी मजबूती, बेफिक्री और इतना आत्मविकास भी कम ही मिलता है। युवा कवियों के पदार्पण से वरिष्ठ कवि चिंतित न हो यह तो समझ में आता है, किंतु अपने 3 महत्वपूर्ण समकालीनों कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा की बदलती विकसित होती कविता और बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से वे कभी विचलित नहीं हुए। इसका संदर्भ यह है कि केदारनाथ सिंह अपने समकालीन जो कवि हैं, वह जिस दौर में अपनी कविताएं रच रहे थे, मोहभंग की कविता रच रहे थे, नई कविता की अनुभूतियों के साथ जिस तरह से वो उपस्थित हो रहे थे, अपने कुछ एक कविता से वह उपस्थित तो हैं, लेकिन संग्रह के रूप में, प्रदीर्घ कविता के रूप में, या कहा जाए कि व्यापक कविताई के साथ उनकी उपस्थिति वहाँ नहीं दिखाई देती। इसके पीछे ये सारी चीज़ें, तो आप उसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आधुनिकता से कम आक्रांत एक कवि जो लोक से, अपने समाज से, अपने परिवेश से जिस तरह से अपनी कविताई के कवि का निर्माण करता है, अपने कवि व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वह अपने समकालीनों से विरल और विशिष्ट कवि कैसे बनता है। इन संदर्भों के साथ एक खासियत यह है कि केदारनाथ सिंह के बारे में यह टिप्पणी की जाती है, यह कहा जाता है और इसकी ताकीद भी की जानी चाहिए कि केदारनाथ सिंह जिस दौर में आप देखें कि एक तरफ
मुक्तिबोध से लेकर, धूमिल से लेकर, रघुवीर सहाय से लेकर, इनकी कविता में जो लोकतंत्र की एक व्यापक समीक्षा दिखाई देती है आपको, जो जनतंत्र से मोहभंग दिखाई देता है, नेहरूवियन मॉडल से जो मोहभंग दिखाई देता है, ये सारे संदर्भ वहाँ किस तरह 75 के बाद जो आपातकाल है 75 में, उसके बाद की जो कविताई है, उन संदर्भों को आप देखें। इनके बीच में केदारनाथ सिंह कहाँ उपस्थित होते हैं? तो केदारनाथ सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि आज़ादी के बाद शहर और गांव दोनों के बीच पुल बनाने वाले कवि के रूप में केदारनाथ सिंह को हम देख और परख सकते हैं। केदारनाथ सिंह की कविता ऐसी विरल और विशिष्ट कविता है जो अपने समकालीनों में उनको और कवियों से कैसे अलग करती। जहां आज़ादी के बाद राजनीति केंद्र में है कविता में, लोकतंत्र केंद्र में है कविता में, वहाँ केदारनाथ सिंह की कविता में गांव और लोक और शहर, इन दोनों की समस्याएं एक साथ उपस्थित होती हैं और इन संवादी स्वर के साथ वह इसकी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इन संदर्भों को अगर आप देखें और समझें तो आपको स्पष्ट होगा कि केदारनाथ सिंह की कविता के बारे में यह दिलचस्प है कि वह सिर्फ अपने समय और समाज के साथ तटस्थ नहीं हैं, असल में वह उसके साथ एक रचनात्मक रिश्ता कैसे बनाते हैं और उस रिश्ते में वह अपने पूर्ववर्ती कविता की परंपरा में उन कवियों के साथ जुड़ते हैं जहाँ निराला दिखाई देते हैं उन्हें, जहाँ शमशेर बहादुर सिंह हैं, जहाँ नागार्जुन हैं और जहाँ खुद मुक्तिबोध हैं। तो इन कवियों के साथ जुड़ते हुए उनकी जो परंपरा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वो नागार्जुन और शमशेर और निराला से ज़्यादा जुड़ते हैं। मुक्तिबोध से भी उनका जुड़ाव बनता है और इनके बीच से वह कुछ एक रिश्ता एक उपजता है उनकी कविता का, उनके संदर्भों का। ये बात खास है केदारनाथ सिंह की कविता के बारे में और यह खासियत इस तरह से उपजती है कि आप देखें कि केदारनाथ सिंह की कविता का जो मूल्यांकन बाद में हुआ, जिस तरह से बातचीत हुई, उसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि केदारनाथ सिंह की कविता में राजनीतिक चेतना कम दिखाई देती है। केदारनाथ सिंह की कविता में जो लोकतंत्र और राजनीतिक चेतना मोहभंग है, वो उनके परिदृश्य में जो समकालीन कवियों में दिखाई देता है वो कमतर दिखाई देता है। मुझे लगता है यही कमतरता केदारनाथ सिंह की विशिष्टता इस मसले पे कि अपने समय के तमाम कवियों के बीच में वह जिस तरह से उपस्थित होते हैं, वह भिखारी ठाकुर की बात करते हैं, वह उस लोक की बात करते हैं, लेकिन खासियत यह है कि जिसके बारे में आप थोड़ा ताकीद करें, थोड़ा अगर गहराई से विचार करें तो उनके यहाँ वो गांव का रोमांटिक भाव नहीं नज़र आता। रोमांटिक भाव का मतलब ये है कि गांव से एक नॉस्टैल्जिक प्रेम जिस तरह से बार बार कहा जाता है उनकी कविता में, शायद ऐसा नहीं है। वो एक बौद्धिक दृष्टि की तरह, एक बौद्धिक व्यक्ति की तरह, कवि की तरह वह लोक से जुड़ते हैं और उस लोक से उनका जो जुड़ाव है, उसी जुड़ाव के चलते आप ध्यान दीजिए कि उस जो जनपदीय चेतना है वह किसानवादी या आंचलिक चेतना से थोड़ी विरल और विशिष्ट है। विशिष्ट इस मसले पे है कि वहाँ पर जो जन उपस्थित है, जो अवयव उपस्थित हैं, जो तमाम सारे लोक की संस्कृति के उपादान उपस्थित हैं, उनको अगर आप पढ़ें तो वहाँ केदारनाथ सिंह बार बार जो रिश्ता अपना बनाते हैं अपने जनपद से, अपनी कविता से, उसमें उनकी चिंता है उस जनपदीयता को बचाने की, उस लोक छवि को बचाने की, उस लोक संस्कृति को बचाने की, जो भारत के नवनिर्माण में, जो भारत के निर्माण में जिनका खून पसीना लगा है, वो एक इस दृष्टिकोण से कविता को देखते और पढ़ते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो ग्रामीण जीवन वाली स्थिति उनके यहाँ नहीं है। वो उस जनपदीयता का जो संस्कार है, जो तेजवान रूप है उसका, जो उसके रूप रसगंध है, उसको बचा लेने की कवायद करते हैं। इसलिए लोक से वो कविता को निकालते हैं। उनकी कविता में आप देखें कि संस्कृत की परंपरा भी है, पाली प्राकृत की भी परंपराएं हैं और उस पूरे संदर्भों को अपनी कविता में कैसे वो उपस्थित करते हैं। एक वाक्य आपको कब्रिस्तान में पंचायत नाम का जो उनका विचार परक निबंध संग्रह है, उसमें एक जगह वो बहुत खूबसूरती से दर्ज करते हैं और वह दर्ज ये करते हैं कि कैसे
नई कविता पर बहस चल रही है और उसी नई कविता के बहस के बीच में वहाँ एक मजमा लगा है और उस मजमे के बीच में सबसे पीछे बैठे हुए हैं भिखारी ठाकुर। और भिखारी ठाकुर कैसे बाद में उनको बुलाया जाता है और उस बुलाए जाने में भिखारी ठाकुर जैसे मंच पर जाते हैं, उस मंच पर उपस्थित होने के बाद नई कविता की तमाम सारी जो विडंबनाएं हैं वह कैसे समाप्त हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि नई कविता के दौर में जो अनुभूति की बात, अनुभूतिपरकता की बात जिस तरह से, अनास्था की बात जिस तरह से हो रही थी, उसके बीच में लोक और लोक संस्कृति की आस्था और लोक और जनपदीयता को बचाने का जो कवायद केदारनाथ सिंह के यहाँ है, वह इन बिंबों इन सारे संदर्भों से आप समझें तो ज़्यादा बेहतर कोण आपको नज़र आएगा। तो केदारनाथ सिंह की कविता के यह दृष्टिकोण है, उनकी कवि छवि के निर्माण की यह प्रक्रिया है। अब आप ध्यान दें कि इन संदर्भों पर बातचीत करते हुए उनके यहाँ टमाटर बेचने वाली बुढ़िया आती है, रोटी का जिक्र आता है, भेड़ हाँकता गडरिये का जिक्र आता है। इन संदर्भों के साथ वालू, कुल्हाड़ी और नूर मियाँ की बात करते हैं, वो माझी के पुल की बातचीत करते हैं। ये सारे संदर्भ उनकी कविताओं में इस तरह से उपस्थित है। मैं आपको केदारनाथ सिंह की कविता के कुछ विरल और विशिष्ट पक्ष की तरफ ले जाना चाहता हूँ। प्रायः उनकी कविता के मूल्यांकन के बहुत सारे दृष्टिकोण आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। हम सब जानते हैं उसको, जो जिस फ्रेमिंग के साथ हम बातचीत करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि केदारनाथ सिंह की कविता में इन सारी दृष्टियों के साथ वो कैसे प्रश्नाकुलता के कवि हैं, वह प्रश्न करने वाले कवि हैं। उनके यहाँ खड़ता और उनके यहाँ फक्कड़ शब्द जिसे कहते हैं, एक ऐसा रूप नज़र आता है जो कबीराना है। कबीर की तरह वो फक्कड़ कवि नज़र आते हैं और प्रेम का प्रतीक उनके यहाँ इस रूप में नज़र आता है। तो ऐसे संदर्भों को अगर आप पढ़ें तो कैसे वो अपनी पूरी कविता में जिस तरह से उपस्थित होते हैं, तो मैं थोड़ा आपको कुछ एक संदर्भों की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो उनकी कविता के खास पहलू। उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं, वे किसी अदृश्य खिड़की से चुपचाप देखती रहती हैं, हर आते जाते की ओर बुदबुदाती हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह उनकी कविता का मूल मर्म है। वह सब पर उनकी निगाह है और सबको वो कैसे धन्यवाद देते हैं। उस पूरे सृष्टि के परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें कि उनकी कविता का कैनवस बड़ा हो जाता है, और उनकी कविता का कैनवस इस मायने में बड़ा हो जाता है कि वहाँ आपको सिर्फ आशा, उम्मीद की जो विशदता है, सिर्फ वही नहीं है। उस आशा और उम्मीद में एक बौद्धिक प्रतिबद्धता, एक बौद्धिक दृष्टि आपको नज़र आएगी। इसके बीच में वह प्रश्न करते हैं, और प्रश्न जब करते हैं अपने सभ्यता के साथ, अपने समय के साथ, तो जब वह मुहावरा देते हैं कविता में कि फ़र्क नहीं पड़ता कि सच तो यही है कि या कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप ध्यान दीजिए कि इस एक वाक्य से आप पूरे उस सभ्यता के संदर्भ को विवेचित कर सकते हैं जिसमें चीज़ें घट रही हैं लेकिन लोगों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार जो जीवन का सबसे खूबसूरत शब्द है, सबसे सुंदर चीज़ है, प्रेम, वह जहाँ होनी चाहिए उसकी जगह प्रेम का स्वरूप कैसे रख के उसके साथ छल कैसे किया जा रहा है, इन सारे मुहावरों को, इन सारे संदर्भों को केदारनाथ सिंह अपनी कविता में बहुत खूबसूरती से उतारते हैं और हमारे सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। मैं आपके सामने कुछ और संदर्भ आते हैं, लेकिन एक ख़ास संदर्भ उनकी कविता की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ कि कैसे आज़ादी के बाद उनकी पूरी कविता में कैसे एक बौद्धिक हस्तक्षेप वो करते हैं, और उस बौद्धिक हस्तक्षेप के बीच में वहाँ बहुत सारे प्रतिक्रियावादी टर्म्स प्रयोग नहीं करते हो। वह बहुत व्यापक संदर्भों के साथ क्रांति की जो धीमी आँच जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा आपके सामने मैं शेयर करता हूँ
पाश आप जानते हैं कि क्रांति के कवि माने जाते हैं, परिवर्तन के कवि माने जाते हैं, और इसी वजह से वो जो सत्ता के प्रतिरोध के कवि माने जाते हैं, उनको कैसे वह मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन पाश की डायरी में केदारनाथ सिंह की कविता की कुछ पंक्तियाँ दर्ज थी, और उनको बाद में पाश के नाम से ही बल्कि छप गई वो, लेकिन बाद में उसको स्पष्ट किया गया कि केदार जी की कविता। आप समझ सकते हैं कि एक कवि अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि को कैसे प्रभावित करता है, और उस प्रभाव का असर ये कि वो पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका जो शब्द और आदमी की टक्कर से पैदा होती है। आप ध्यान दीजिए कि यह वाक्य, यह कविता की यह पंक्तियाँ कैसे उनकी कविता के एक नए तेवर के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। या आप पढ़ना चाहें उनकी कविता की इसी प्रतिबद्धता और इस परिवर्तन कामी आकांक्षा के संदर्भ में, तो जब वह भाषा के बारे में बातचीत करते हैं या भाषा के बहाने वो जब बोलते हैं कि भाषा जो मैं बोलना चाहता हूँ मेरी जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों के बीच की जगह पर फंसी हुई है। मैं बहस शुरू तो करूं, पर चीज़ें एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि सामने की मेज को मेज कहना, उसे यहाँ से उठाकर अपराधियों के बीच रख देना है। आप ध्यान दीजिए कि केदारनाथ सिंह अपने समय और सभ्यता की शिनाख्त इतनी पैनी नज़र से कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने समकालीनों में उनके यहाँ एक रूप आपको, जैसे मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में है, जिस तरह से पटकथा है धूमिल की कविता, अपने अंदाज में अपनी कविताई से अपने समय की शिनाख्त करते हैं, अपने समय की यथार्थ को बयां करते हैं। एक ख़ास चीज़ तो ये। दूसरे मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1980 में ज़मीन पक रही है, उसके बाद के तमाम सारे संग्रह जो उनके आते हैं, तो सन 1980 एक डिपार्चर पॉइंट है, एक प्रस्थान बिंदु है समकालीन कविता का। बकौल अशोक वाजपेयी यह कविता की वापसी का समय, और इसी समय ज़मीन पक रही है संग्रह के द्वारा जिस तरह से उपस्थिति दर्ज कराते हैं केदारनाथ सिंह, उनकी उन कविताओं को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर फ़र्क आपको नज़र आएगा। वो एक फ़र्क ये नज़र आएगा कि वह केदारनाथ सिंह जो अभी बिल्कुल अभी के कवि हैं, जो सप्तक के कवि हैं, जो प्रगीतात्मक और रोमांटिक भाव थोड़ा उनके यहाँ किस तरह से दिखाई देता है, कविता का कल्पना का तत्व ज़्यादा दिखाई देता है, बिंब के प्रति एक उनकी मोह उनका किस तरह से दिखाई देता है, उससे मुक्त होने वाला कवि, उससे एक जिसे कहते हैं ना कि अपना एक नया प्रस्थान बनाने वाला कवि, अपने व्यक्तित्व को व्यक्तित्वांतरण कर देने वाला कवि, अपने उस संग्रह के बाद जिस तरह से वो अपने कविता का कैनवस विकसित करते हैं, उसे ख़ास तरीके से देखना और परखना चाहिए। और इसमें मैंने आपसे बताया कि कैसे वो अपने समकालीनों से के साथ जुड़ते हुए भी उनके यहाँ जो मुख्य चिंता है, वह जो चिंता है वह लोक जीवन की चिंता है, वह जनपदीय जीवन के संवेगों को बचा लेने की चिंता है, प्रेम को बचा लेने की चिंता है। और प्रेम के बारे में जो अनगिनत तमाम सारे जो संदर्भ आते हैं, जिन संदर्भों के साथ ये कहा जाता है कि प्रेम की जो संभाव्यता है उसको टटोलते हुए उसके बारे में जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, उन संदर्भों को उनकी कविता से ज़्यादा गहराई से समझा जा सकता है। और इसके साथ ही वह जब आप ध्यान दीजिए कि मैंने बताया कि कबीराना अंदाज उनकी कविता में दिखाई देता है, तो वह एक निकटस्थ अध्ययन है अपने समय और समाज का, और उस समाज के बारे में उनका जो लहजा है वह देखने लायक है। जब वह कहते हैं, और जब सारा शहर सो जाता है तो इन सारी कविताओं में भरा अवसाद दुनिया पर बरसता है। सारी सारी रात पर मौसम चाहे जितना ख़राब हो, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं, वे किसी अदृश्य खिड़की से चुपचाप देखती हैं। तो यह जो संदर्भ आता है, इसका मतलब अपने समय और सभ्यता पर एक हस्तक्षेप करते हुए वह कैसे इसके बारे में बातचीत करते हैं। और इन्हीं संदर्भों के बीच में लोक के बारे में जब वो बातचीत करते हैं, तो लोक के बारे में बातचीत करते समय उनके यहाँ जो बिंब उभरता है, उन बिंबों की कविताओं को अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि केदारनाथ सिंह की कविता में जो लोक धर्मिता है,
उसका जो बिंब उपजता है वह एक यहाँ से लेकर दिल्ली प्रवास तक वह कैसे उसके बीच में एक पुल बनाते हैं, वहाँ भी वह लोक की उपस्थिति कैसे दर्ज करते हैं। 2 छोटी-छोटी कविताएं आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, उससे उनके लोक ध्वनि उनकी कविता में जो है, लोक संस्कृति जो उनकी कविता में है, उनकी जो जनपदी चेतना है, उसके बारे में खास बात आप कर सकते हैं। एक कविता है चिट्ठी। कल गाँव से एक चिट्ठी आई, बहुत दिनों बाद शायद नदी ने भेजी थी, न दिन न तारीख न सिरनामा, बस ऊपर कोने में एक बूंद की तरह टका था छोटा सा प्यारा सा गांव का नाम, चकिया। शहर के उस सबसे व्यस्त चौराहे पर सबसे छिपाकर मैं देर तक पढ़ता रहा उस खाली खाली चिट्ठी को, और सारी चिट्ठी में गूंजता रहा, चीखता रहा बस एक शब्द, चकिया चकिया। मुझे याद आई एक और भी चिट्ठी जो बरसों पहले मैंने दिल्ली में छोड़ी थी, पर आज तक पहुंची नहीं, चकिया। आप ध्यान दीजिए कि इस कविता में दिल्ली और अपने गांव, इन दोनों के बीच में वो जो शहर और गांव के बीच का जो रिश्ता है, उसके फ़र्क के बारे में भी बातचीत वो करते हैं, उस गांव के बारे में बातचीत करते हैं, और दिल्ली की जो नगरीय सभ्यता है उसके बारे में भी वह बातचीत करते हैं। इन संदर्भों के साथ उनकी कविता को अगर आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वह कविता में आपके सामने उपस्थित होते हैं। उनकी कविता इस तरह हमें एक नए संदर्भों के साथ हमारा रिश्ता कैसे बनाती है। और इन्हीं संदर्भों को पढ़ते हुए जब हम उनकी कविता में बातचीत करते हैं तो आपको लगेगा कि केदारनाथ सिंह एक अप्रतिम विशिष्टता कविता में अक्सर अबोध और सहज लगते किसी बिंब की अभिव्यंजना में एक ऐसे गुणक का निर्माण करते हैं जो प्रायः बहुवाचिकता बहुलार्थी होता है। सहज लगते बिंबों या रूपक को वह अपनी कविता में अपरिमित संभावनाओं के साथ व्यक्त करते हैं। यह उनकी कविता की खूबी है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि तमाम सारे जो वाद हैं उनसे कैसे वाक्रांत नहीं होते, जिसमें विज्ञानवाद, समाजवाद से लेकर हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, तमाम सारे वादों की एक फहरिस्त अगर आप सामने रखें तो इनकी वैचारिकी का जो घटाटोप है उससे केदारनाथ सिंह की कविता जुड़ते हुए भी कैसे उसका अतिक्रमण करती है। जुड़ने का मतलब उसका विमर्श करती है, वह अपनी तरह से उसके बारे में बातचीत करती है, लेकिन उसके प्रभाव से उस टाइप तरीके से वह कविता नहीं रचते। इन संदर्भों के साथ उनकी कविता को हम पढ़ें तो उत्तर शती के वह एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रतिनिधित्व करने वाले कवि नज़र आते हैं। उत्तर शती मैं जब कहता हूँ तो सन 80 के बाद की कविता में अगर आप कुछ एक कवियों का नाम लें जो जिस पीढ़ी में केदारनाथ सिंह उसके सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय कवि हैं, जिसके बाद की आवाज़ में आपको जिनके साथ जुड़ते हुए और बाद में अपनी कविता को विशिष्ट बनाते हैं, उसमें राजेश जोशी, अरुण कमल और तमाम सारे कवियों, कुमार अंबुज और ये पूरी लंबी परंपरा है कवियों की, वो नज़र आती है। लेकिन केदारनाथ सिंह के यहाँ एक साथ ये सारे बिंब और ये सारा संदर्भ कैसे उपजता है। इन संदर्भों के साथ केदारनाथ सिंह की कविता की खासियत कुछ एक पहलुओं के बारे में और भी बातचीत मैं आपसे करना चाहता हूँ, और वह यह है कि उनकी कविता का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वह अपने समय और सभ्यता का विमर्श कैसे अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। तमाम कविताओं को दर्ज किया जा सकता है। आपके सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। वह कविता है टूटा हुआ ट्रक। इस कविता से वह अपने सभ्यता का एक गहरा विमर्श प्रस्तुत करते हैं। उस सभ्यता का जो बीती हुई सभ्यता है, जिसे 19वीं सदी और 20वीं सदी का विमर्श कहते हैं, उसको वो प्रस्तुत करते हैं। एक मशीनी सभ्यता, और उस मशीनी सभ्यता में कैसे कचड़े में तब्दील हो चुकी है, और उसमें कैसे जीवन के नए अंकुरण किस तरह से आए, उनका विमर्श कैसे प्रस्तुत किया जाए। यह कविता इस चीज़ को बड़ी बखूबी तरीके से प्रस्तुत करती है, नए संदर्भों के साथ। कि आप ध्यान दीजिए कि मैं
जो कविता है उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं पिछली बरसात से उसे देख रहा हूँ, वह वहाँ उसी तरह खड़ा है, टूटा हुआ और हैरान, और अब उसमें अख़वे फूट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी लतर स्टीयरिंग की ओर बढ़ी जा रही है, एक जरा सी पत्ती भोंपू के पास झुकी है, जैसे उसे बजाना चाहती है। एक बहुत महीन और बेआवाज़ सी ठोक पीट लगातार जारी है समूचे ट्रक में। आप ध्यान दीजिए कि औद्योगिक क्रांति से उपजा हुआ जो संदर्भ है, उसके बाद उसकी ताकीद करते हुए उसमें जो ठोक पीट है, उन संदर्भों के साथ कैसे वनस्पतियाँ और प्रकृति के माध्यम से वह इस परिवर्तित होते हुए समय और समाज को उस सभ्यता के साथ जोड़ते हुए उसका विमर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये बहुत सुंदर बिंब के साथ वह इसको प्रस्तुत करते हैं कि जैसे हिटलर के मूँछों को, म्यूजियम में रखी हुई हिटलर की मूँछों को जैसे कोई बच्चा उस पर हाथ फेर रहा हो, या कोई चिंपैंजी किसी पिछले समय के महान डरावनी मूर्ति, नाजीवादी मूर्ति को के सामने भोंपू बजा रहा है। ये ऐसा एक खूबसूरत, आप ध्यान दीजिए कि केदारनाथ सिंह की कविता की यही खूबी है कि वो सभ्यता के इन बड़े विमर्शों को, इन समस्याओं को, अमानवीय सभ्यता की इन समस्याओं को सुंदर और सहज बिंबों के माध्यम से जब व्यक्त करते हैं, तो उनका आशय यह है कि ये जो डरावनी सभ्यता है, जो मशीनी सभ्यता है, जो अमानवीय सभ्यता है, इसका प्रति संसार रचने के लिए हमें प्रकृति की तरफ जाना चाहिए, हमें बच्चों की तरफ जाना चाहिए, हमें लोक की तरफ जाना चाहिए। हमें सभ्यता के ऐसे विमर्श बनाने पड़ेंगे जिसके द्वारा हम सभ्यता का एक समानांतर संसार बुन सकते हैं, जहाँ संगीत है, जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ पशु पक्षी हैं, जहाँ समूह गायन है, जहाँ वो पांडुलिपियाँ हैं, और इस तरह से वो समकालीनता की बात जब करते हैं अपने यहाँ, तो आप ध्यान दीजिए बहुत सारी कविताएं तालस्ताय और साइकिल जैसे संग्रह में दर्ज हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई कविताएं हैं। उनके मार्फत मैं अगर बातचीत करूं तो बार बार जब वह कहते हैं कैसे समकालीनता जिसे अर्जित किया जाता है, समकालीनता का संदर्भ इस तरह से आता है कि हर एक कवि अपने समय में रचते हुए भी समकालीन नहीं होता, समकालीनता को अर्जित करना पड़ता है, और वह समकालीनता अर्जित की जाती है अपने समय से संवाद करता हुआ कवि अर्जित करता है। अपने समय में रहते हुए अपने अतीत की स्मृतियों की खूबसूरती के साथ अपने समय की सभ्यता को खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ से स्रोत जो अर्जित करता है, और एक पुल बनाता है, एक कैसे एक परंपरा का अन्वेषण करते हुए आधुनिकता से एक खूबसूरत रिश्ता वो कवि बनाने की जो कोशिश करता है, ऐसा कवि समकालीन कवि कहलाता है, और उसके पास एक भविष्योन्मुखी दृष्टि होती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में केदारनाथ सिंह की कविता एक खूबसूरत कविता, एक समकालीन कवि की कविता हमें कैसे नज़र आती है। और इन्हीं संदर्भों के साथ उनकी कविताओं में बहुत सारे तत्व आते हैं, जिसमें बार बार वो जब बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि आप पाएंगे कि वहाँ शब्दों ने पीस कर समय को बराबर कर दिया है, और अब वहाँ सारा समय एक जगह इस तरह लगेगा कि जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा है मुक्तिबोध को, और शाकुंतल का हिरन कुछ कह रहा है पद्मावत के तोते से, और बीजक का कोई पद किसी पोथी से छिटक कर मनु से बहस कर रहा है, और रासों की कोई सबसे पुरानी प्रति धीरे धीरे गुनगुना रही है किसी युवा कवि की कोई अप्रकाशित कविता। इसका संदर्भ यह है कि इस कविता के मार्फत आप ये समझ सकते हैं कि कैसे केदारनाथ सिंह अपनी इस कविता के द्वारा समय के आर पार, जहाँ समय ने पीस कर सबको एक कर दिया, शब्दों ने पीस कर समय को एक जैसा कैसे कर दिया है, कि शब्द की वो जो गरिमा है, साहित्य की वो जो गरिमा है, उस गरिमा के द्वारा कैसे हम अपनी परंपरा से जुड़ते हैं, अपनी समकालीनता के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, आधुनिकता के साथ रिश्ता बनाते हैं, और इस रिश्ते में पुराना से पुराना कवि, जिसमें आप ध्यान दीजिए संस्कृत के कवि, पाली और प्राकृत के कवि, और हमारी पुरानी हिंदी के कवियों की एक पूरी लंबी परंपरा है, जिनकी कविता में सौंदर्य, लोक, प्रेम,
और जीवन के रूप रसगंध की पूरी छवियाँ कैसे हमारे समकालीन जीवन में जो छीज रहे हैं जो मूल्य, उनके लिए वो कैसे उन्हें खींचती हैं, उनके लिए वहाँ से वो कैसे रस तत्व खींचती हैं, वहाँ से रस ग्रहण कैसे करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केदारनाथ सिंह बेहद नॉस्टैल्जिक तरीके से इन कवियों को याद करते हैं। असल में एक उर्वर बौद्धिक की तरह वह इनसे रिश्ता बनाते हैं, और इस रिश्ते के साथ वो बातचीत करते हुए हमसे भी ये गुजारिश करते हैं कि इन कवियों को जब हम पढ़ें तो एक संवेदनशील बौद्धिक दृष्टि के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। और अगर आप अपने समय और उसके साथ संवाद नहीं कर पा रहे हैं, अपने समय के साथ आपकी प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने इन कवियों के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। केदारनाथ सिंह इन संदर्भों के साथ इसकी बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है सभ्यता का एक बड़ा विमर्श अपनी कविताओं में केदारनाथ सिंह रचते हैं। अपने समकालीनों में जहाँ तमाम सारे आप ध्यान दीजिए कि लोकतंत्र की बातचीत उनकी कविता में भी है, प्रश्न की बातचीत है, राजनीति की बातचीत है, तमाम सारे संदर्भ आते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अपनी कविता में केदारनाथ सिंह जिन संदर्भों को बार बार उठाते हैं वह मरती हुई भाषाओं का प्रश्न है, वो संस्कृति के उस मानवीय पक्ष का प्रश्न है जो हमें जिंदा रखती हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं, हमें हमारी कलाओं और संस्कृति, हमारे परिवेश के प्रति हमें जोड़ती हैं। आप ध्यान दीजिए कि वह सभ्यता के उस विमर्श, विकास के उस मॉडल का प्रतिरोध अपनी कविता में करते हैं जो मनुष्य को मशीन बना दे, और उस मशीनीकृत सभ्यता के रूप में। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की तरह गांधी का प्रभाव आप ऐसा नहीं कह सकते सीधे गांधी जी का प्रभाव जो मशीनी सभ्यता का विरोध करते हैं। असल में उनके साथ वो मशीन की सभ्यता का जब जिक्र वो करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि वहाँ उन सारे आविष्कारों के बारे में बातचीत करते हैं कि वह आविष्कार जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता बचाए हुए, जो उसको लोकतांत्रिक बनाए हुए हैं, जो ऊंच नीच की खाई नहीं पैदा कर रही है उसके बीच में, जो विकास के रूप में श्रम की संस्कृति के मूल्यों का खनन, जिसे कहा जाए कि मूल्यों का हनन नहीं कर रही है। ऐसे में साइकिल, तालस्ताय और साइकिल जैसी कविता हमें पढ़नी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, तालस्ताय और साइकिल जैसी कविता आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि कैसे एक कवि अपनी कविता में वो तमाम सारे महान सभ्यता के विमर्श और आविष्कारों को नकारता है, लेकिन एक साइकिल की खूबसूरत जो उसकी घंटी की आवाज़ है उसमें वो सौंदर्य तलाशता है, उसमें वो संगीत तलाशता है, और जानता है कि एक ऐसा आविष्कार जो हमारी सभ्यता को बचा सकता है। इसे आप पारिस्थितिकी विमर्श की कविता भी कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ सिंह की चिंता बड़ी चिंता है। केदारनाथ सिंह की चिंता में नागार्जुन की वह चिंता शामिल हो जाती है जिसमें बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास जैसी कविता है, जिसमें कानी कुतिया से लेकर छिपकली, चूहों, छप्पर और चूल्हे सबके एक सामूहिक संस्कृति की उपस्थिति आती है। ठीक उसी तरह से इस कविता में एक बढ़ते हुए उत्तर सती में, बढ़ते हुए उत्तर समय में आप ध्यान दीजिए कि जो आविष्कार हैं, पूर्ववर्ती जो आविष्कार हैं, जो हमारी मानवीयता, मनुष्यता को बचाने की कवायद करते हैं, वह कविता रचते हैं केदारनाथ सिंह। और उसमें बार बार वह इतिहास में जब प्रवेश करते हैं तो इतिहास के साथ मुठभेड़ वो करते हैं, इतिहास के साथ ऐसा रिश्ता वो बनाने की कोशिश करते हैं कि इतिहास बोध उनका भावुक इतिहास बोध नहीं है, बेहद तार्किक और वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ वह रिश्ता बनाते हैं। इसीलिए इन कविताओं में अगर आप पढ़ें, जैसे आप ध्यान दीजिए कि तालस्ताय को याद करते हैं वो, लेकिन सबसे खूबसूरत पंक्तियां हैं कि यास्नाया पोलियाना की उस कच्ची सड़क पर उस दिन जो साइकिल ने धूल झाड़ कर इतिहास में प्रवेश किया, तो जैसे आज तक हर आदमी के पीछे पीछे घंटी बजाती हुई उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। तो इसके बारे में एक विमर्श वो खड़ा करते हैं, वो वैचारिक विमर्श खड़ा करते हैं और ये बताते हैं कि इतिहास की खूबसूरती के साथ, इतिहास के तमाम उन कोणों के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है जो भविष्य का रास्ता तय करती है, जो भविष्य का सुंदर रास्ता बन सकती है, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच दरार पैदा नहीं करती।
इन संदर्भों को इन कविताओं के मार्फत पढ़ा और समझा जा सकता है। मुझे लगता है केदारनाथ सिंह की कविता के बहुत सारे और भी संदर्भ आप देख और पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी एक कविता और है, उस कविता का जिक्र करना ज़रूरी है, और बिना उसके जिक्र किए केदारनाथ सिंह की कविता का जो पूरा संदर्भ है वह पूरा नहीं हो सकता। वह कविता है बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर। आप ध्यान दीजिए कि एक कवि अपनी कविता में विश्व के दूसरे देश में, अपने देश से बाहर वहाँ उपस्थित है वह, लेकिन उसे चिंता अपने देश की, अपने उस समाज की है, अपने सभ्यता की है, अपने लोग की है, अपने लोगों की है, अपने बीच में जो साझी विरासत और साझी संस्कृति है जो टूट रही है, जो ख़त्म हो रही है, उसे बचा लेने की चिंता है। तो एक अलग तरह से उसके बारे में वो बातचीत करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इन संदर्भों के साथ केदारनाथ सिंह की कविता को पढ़ें तो बर्लिन की टूटी दीवार में जो पागल स्त्री है, वह पागल स्त्री कैसे केदारनाथ सिंह की कविता के बहाने उनके हृदय में कैसे बसी हुई, जो लगातार चक्कर लगा रही है। और वो चक्कर लगा रही जिसमें अहमद फराज वहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें उपस्थित हैं केदारनाथ सिंह। और आप ध्यान दीजिए कि अहमद फराज वहाँ गज़ल गुनगुनाते हुए एक मिसरा वो भूल जाते हैं, और वह भूला हुआ मिसरा वही साझी विरासत का मिसरा है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करने वाली बात है। अब यहाँ पर एक आख्यान वो कवि बुनता है उस कविता में, लेकिन बेहद भावुकता के साथ नहीं, उस इतिहास के उस बोध के साथ बुनता है कि बिना इन साझी विरासत के साथ जुड़े हुए हम अपने सभ्यता का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समय का विकास नहीं कर सकते। और इन्हीं संदर्भों के साथ बार बार जब वो कहते हैं कि मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी दीवार, और देखता हूँ उसके चारों ओर लगा रही चक्कर एक पागल स्त्री, न जाने कब से कहीं कुछ है कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ कि रुकने ही नहीं देती उसे, और वह बार बार आ रही है, जा रही है, इधर से उधर और इधर से उधर। इसका तात्पर्य कि वह जो स्त्री है जो चक्कर लगा रही है, अगर असल में केदारनाथ सिंह की आत्मा में बसी हुई वह कविता रूपी स्त्री है जो लगातार चक्कर लगा रही है कि इस तरह की त्रासदी आखिर क्यों हुई। तो वो एक भविष्य की दृष्टि कैसे उनकी कविता में इस तरह से उपस्थित है। बहुत सारे संदर्भ आप ध्यान दीजिए, इस कविता में महायुद्धों का जो संदर्भ आता है, उनके बीच में भी युद्धों के बीच युद्ध सदैव मनुष्यता के खिलाफ होता है, और उनके बीच में भी बहुत कुछ जो खूबसूरत है, जो बचा लेने लायक है, उसको तलाशते हैं केदारनाथ सिंह। तो क्या गलत है उनकी कविता में? कई आलोचक वैचारिकी का जो घटाटोप बनाते हैं उत्तर आधुनिक विमर्श में, और उसमें केदारनाथ सिंह की कविताई का मूल्यांकन जब वो करने निकलते हैं तो उन्हें वो कविता भावुक कविता नज़र आती है, आशा के अत्यधिक आशावादी कविता नज़र आती है, और वह उन्हें विमर्शात्मक कविता नहीं नज़र आती है। तो मुझे लगता है यह उस वैचारिकी का दोष है जिस वैचारिकी के साथ वह इन संदर्भों को तलाश करते हैं। जीवन के छोटे छोटे जो प्रसंग आते हैं, जीवन की जो आवारगी है, जीवन का जो बेलौसपन है, जो आप ध्यान दीजिए कि उसके बारे में बातचीत करते हैं। राजेश जोशी अपनी आलोचना में इन संदर्भों की तलाश करते हैं। आप पढ़ें उनके उन संदर्भों की तो बार बार वो कहते हैं कि कविता कहाँ है? कविता संगीत में है, कविता बहक में है, कविता छोटी छोटी वस्तुओं में है, उन अनाम गलियों में है जिनको हमने खो दिया है। कविता में बहुत बड़ा विमर्श खड़ा कर देने से कविता बड़ी नहीं बनती। कविता में उन खूबसूरत संसार जो भूले बिसरे चित्र हैं, जो हमारे आसपास तो हैं लेकिन हमारी आँख उन्हें देख नहीं पा रही, हमारे विचार, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई विचार नहीं होता, और उन जीवन के संदर्भों को कविता में जब वो पिरोते हैं केदारनाथ सिंह छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा, छोटे छोटे संदर्भों के द्वारा, फूल के माध्यम से, नदी के माध्यम से, लकड़हारे के माध्यम से, गडरिये के माध्यम से, तो आप ध्यान दीजिए उन सारे संदर्भों के बीच में वह लय, संगीत और गीत की जो भारतीय परंपरा है, सामूहिकता की जो भारतीय परंपरा है, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं और बड़ी प्रतिबद्धता से बातचीत करते हैं। समूह गायन कविता पढ़िए तो उसमें बार बार आपको ये नज़र आएगा कि सामूहिकता की संस्कृति, जो लोक संस्कृति की एक खूबसूरती है, वह उपस्थित है। लेकिन खासियत उस कविता की यह है कि वहाँ वहाँ वो कहते हैं
कि सबका स्वर आपस में मिलता भी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशिष्ट आवाज़ भी है। और वो जो विशिष्टता है हर व्यक्ति की, उस विशिष्टता के साथ उपस्थित होते हुए भी उस सामूहिकता में कैसे वह अपने को पर्यवसित करता है, ये संदर्भ कविता में बहुत खूबसूरती उसको प्रदान करता है। उसका संदर्भ कैसे हमारे सामने उपस्थित होता है, ये आप उनकी कविता से देख और समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी और भी कविताएं हैं, उन कविताओं पर मैं नहीं जाता। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात करता हूँ उनकी भाषा के और ख़ासकर उनके शिल्प के माध्यम से, और अपनी बात उस तरफ ले जाके समाप्त करूँगा मैं। आप ध्यान दीजिए कि तीसरा सप्तक की भूमिका में केदारनाथ सिंह जब बिंबों पर बातचीत करते हैं, बिंब के प्रति उनका बेहद आग्रह है। भाषा में बिंब धर्मिता पर उन्होंने रिसर्च भी किया, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, और बिंब विधान पर जब वो बातचीत करते हैं तो आप पढ़ें तो वो लिखते हैं कि कविता में सबसे अधिक मैं ध्यान देता हूँ बिंब पर। विषय को वह मूर्त और ग्राह्य बनाता है, रूप को संक्षिप्त और दीप। यह विचित्र बात है कि काव्य में बिंबों का अंतरावलंबन उसी प्रकार चलता रहता है जिस प्रकार जीवन में संस्कृतियों का। एक अंग्रेज आलोचक का तो यहाँ तक कहना है कि आधुनिक कवि नए नए बिंबों के निर्माण की योजना के द्वारा अपनी नागरिकता का शुल्क अदा करता है। प्राचीन काव्य में जो स्थान चरित्र का था, आज की कविता में वही स्थान बिंब अथवा इमेज का है। जाहिर है युवा केदारनाथ सिंह का खासा सार्कास्टिक किस्म का वक्तव्य ये हस्तक्षेप करते हैं आलोचक के रूप में उदय प्रकाश कि कविता में बिंब का ये जो आग्रह है इसको किस तरह से वो दर्ज करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बिंब धर्मिता उनकी कविता की खूबी तो है, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ बिंबधर्मी कविता ही नहीं लिखते, बिंबों के प्रति अत्यधिक आग्रह उनका आरंभिक कविताओं में दिखाई देता है। लेकिन बाद की कविताओं में वह कविता में भाषा के बहुत सारे शिल्प के बहुत सारी प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। उनके यहाँ प्रतीक जिस तरह से आते हैं, मिथकों का जिस तरह से वो प्रयोग करते हैं, आसपास के जीवन और परिवेश को अपनी कविताएं में जिस तरह से पिरोते हैं, वह उनकी कविता को ख़ास बनाता है। और आप ध्यान दीजिए कि उनकी कविता की सबसे खूबसूरत कविताओं में जो बाघ नाम की कविता है उसका जिक्र किया जाता है। और इस कविता की खूबी ये है कि मैं कविता की पंक्तियां पढ़ के इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ कि इस बार फिर बाघ की समझ में कुछ नहीं आया, पर वह देर तक सिर झुकाए उसी तरह सोचता रहा। यह दुख एक ऐसा शब्द था जिसके सामने बाघ बिल्कुल निरुपाय था। आप ध्यान दीजिए कि उत्तर सदी में, उत्तर समय में बाघ के बहाने वह सभ्यता का पूरा विमर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बीच में वो बार बार जिन चीज़ों को बचा लेने की बातचीत करते हैं उसमें करुणा है, उसमें प्रेम है, उसमें मनुष्यता है, उसमें लोक है, उसमें जीवन के वो सारे संदर्भ आते हैं। क्योंकि तमाम सारे दृष्टियों की वैचारिक दृष्टियों की उपस्थिति के बीच में भी अगर ये सारे मूल्य गायब हो जाएं, इन सारे मूल्यों को तिरोहित कर दिया जाए तो सभ्यता में आखिर क्या बचेगा। सभ्यता में अगर करुणा नहीं रहेगी, सभ्यता में अगर संगीत नहीं रहेगा, लय नहीं रहेगा, गीत नहीं रहेगा, लोक नहीं रहेगा, फूल और नदी नहीं रहेंगे, तो हमारी सभ्यता ये किस काम की। तो 21वीं सदी में जो गहराता सभ्यता का संकट है, इन सारे संदर्भों की बातचीत केदारनाथ सिंह ऐसे करते हैं। और उनकी कविता में आपको ये सारे संदर्भ स्मृतियों के सहारे आते हैं। आप ध्यान दीजिए कि स्मृति के कवि के रूप में भी केदारनाथ सिंह को याद किया जाता है। और केदारनाथ सिंह की कविता में स्मृतियाँ जिस तरह से आती हैं तो स्मृतियों में खो जाने की बात वो नहीं करते। असल में स्मृतियों में कैद हो जाने की बात वो नहीं करते। वो स्मृतियों से अपने समय के लिए बहुत कुछ आविष्कृत करने की बात करते हैं। और वो अपने समकालीन कवियों के बीच में इसी मायने में विशिष्ट कवि हैं कि वो सभ्यता की तमाम सारी क्रूरताओं से मुठभेड़ करने के लिए स्मृतियों के यहाँ जाना चाहते हैं। स्मृतियों में उनका स्मृति बोध, आप ध्यान दीजिए कि अपने पूर्ववर्ती कवियों के स्मृति बोध से कई मामलों में कुछ अलग भी है। और इस अलगाव का सबसे ख़ास रूप यह है कि वह उन छोटे छोटे, जैसे मैं प्रसाद से तुलना करूं, जयशंकर प्रसाद भी इतिहास और स्मृति में जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के यहाँ चंद्रगुप्त जैसा नाटक वो लिखते हैं, स्कंदगुप्त लिखते हैं, ध्रुव स्वामी लिखते हैं, कामायनी में एक बड़ा कैनवस वो कविता का रास्ता है।
लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ वहाँ उनके यहाँ इतिहास बोध और स्मृति का जो बोध है, केदारनाथ सिंह उससे थोड़ा अलग है। केदारनाथ इतिहास के छोटे छोटे मूल्यों के बारे में बातचीत करते हैं, छोटी उन घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, जो ऐतिहासिक नहीं मानी जाती। प्रायः इतिहास में हम बड़ी घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, स्मृतियों में उनकी खोज करते हैं। हमारा जो इतिहास बोध निर्मित किया जाता है उसमें ये बताया जाता है, खुद जयशंकर प्रसाद के यहाँ इतिहास की वो चमक आपको दिखाई देगी जब वो दर्ज करते हैं कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए जिन्होंने हमारे वर्तमान को समृद्ध करने के लिए ताकत दी। लेकिन क्या वही मोड़ इतिहास हैं? असल में इतिहास उन छोटी छोटी घटनाओं का, उन संदर्भों का, उन लोकानुभवों का है जिन्हें प्रायः हम भुला देते हैं। केदारनाथ सिंह इतिहास के उस पक्ष की तरफ हमें ले जाते हैं, स्मृतियों के उस पक्ष की तरफ ले जाते हैं, और बार बार उसकी तरफ वह जब कहते हैं जनता के उस पक्ष की तरफ से आवाज़ लगाते हैं, और वहाँ वो खड़े होकर जब कहते हैं कि उस आदमी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ जो समाज में सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, जो आम जन है, उसकी तरफ से वो आवाज़ लगाते हैं। और उसकी तरफ से जब आवाज़ लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो जीवन के परिवेश के आसपास से बिंबों को ग्रहण करते हैं। इन संदर्भों के साथ उनकी कविता त्रिलोचन और नागार्जुन से बहुत ज़्यादा जुड़ती है। त्रिलोचन और नागार्जुन की कविता में भी लगभग ये परिवेश दिखाई देता है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिलोचन और नागार्जुन उनकी कविता में अपनी तरह से समय के प्रवाह के साथ उपस्थिति दर्ज भी कराते हैं, और उनकी कविता के बहाने केदारनाथ सिंह अपनी कविता की और अपनी कविताई से जब अपनी कविता की व्याप्ति पैदा करते हैं तो त्रिलोचन और नागार्जुन की कविताएं और ज़्यादा हमारे लिए प्रासंगिक हो जाती हैं। जहाँ परिवेश है, जहाँ परिवेश में तमाम सारे उन संदर्भों की मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसके द्वारा हम अपने सभ्यता और इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। वो लोक के उन सारे अवयवों को इकट्ठा करके इन संदर्भों के साथ वह हमारी कविता में उपस्थित होते हैं, और कविता के द्वारा केदारनाथ सिंह का ये पूरा संदर्भ कैसे उपजता है और हमारे सामने आता है। बहुत सारे और भी बातचीत हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ केदारनाथ सिंह की कविता में कहते हुए मैं आपसे बातचीत अंतिम दौर की तरफ ले जा रहा हूँ कि वह परिवेश के उन संदर्भों की बातचीत करते हैं जो प्रेरक तत्व के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उसमें हमारा रिश्ता रागात्मक कैसे उसके साथ बने, और वो रागात्मक रिश्ता बनाते समय हमारे पास एक बौद्धिक दृष्टि के साथ उससे एक रागात्मक रिश्ता वो बनाते हैं। वह जैसे एक बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक कविता मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और वो कविता इस रूप में है कि उस कविता का संदर्भ आता है JNU में हिंदी। यहाँ हिंदी का भी जिक्र है, भाषा का जिक्र है, और इसी कविता से कैसे लोग शहर और गांव के बीच वह पुल बनाते हैं, उसकी त्रासदी का भी चित्रण वो करते हैं। इसी कविता से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो केदारनाथ सिंह कविता में एक भाषा का नया विमर्श भी पैदा करते हैं, और इन सब के बीच में वह उस बदलते समय के साथ जो तमाम सारे स्वरूप हैं अपने आधुनिकता के, सभ्यता के या उत्तर आधुनिक दौर के स्वरूप, उन सब के बीच में वह कैसे लोक के बिंबों के माध्यम से उसकी उपस्थिति दर्ज करते हैं, उसकी त्रासदी भी दर्ज करते हैं, और किस तरह से अपने भाषा, और आप जानते हैं कि वह भोजपुरी और हिंदी के बीच कैसे खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। उनका मन भोजपुरी में रमता है, वो हिंदी के कवि हैं, लेकिन इसके बीच में कैसे वो संदर्भ आता है। मैं कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि और शायद यही वह पत्थर जिस पर सर रखकर सोई थी वह पहली कुल्हाड़ी थी, जिसने पहले वृक्ष का शिकार किया था। इस पत्थर से आज भी एक पसीने की गंध आती है, जो शायद उस पहले लकड़हारे के शरीर की गंध है, जिससे खुराक मिलती है मेरे परिसर की सारी आधुनिकता को। आप ध्यान दीजिएगा, आधुनिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है
कि जिसके साथ हम रिश्ता अपना नहीं बना सकते। असल में केदारनाथ सिंह के लिए जो आधुनिकता है वह उस भारतीय आधुनिकता की बात करते हैं जिसके साथ वह रिश्ता बना। वह दिल्ली में जेएनयू जैसी जगह पर जहाँ देश विदेश के तमाम सारे विद्यार्थी हैं, जहाँ एक ऐसी संस्कृति है, उसके बीच में भी वह रिश्ता बनाते हैं। तो यह कहते हैं कि मेरे परिसर की सारी आधुनिकता को खुराक कहाँ से मिलती है, तो उस लकड़हारे के शरीर के उस पसीने की गंध से मिलती। तो आप ध्यान दीजिए कि इन संदर्भों को वो सभ्यता की त्रासदी को भी व्यक्त करते हैं, लेकिन उस गंध को भी, रूप रस गंध को भी व्यक्त करते हैं। मैं अगर कहूँ कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखना, सुनना, समझना, रस ग्रहण करना और इन सारे संदर्भों को अगर आप देखें तो उनको वो अपनी कविता में कैसे पिरोते हैं। इसलिए वो बड़ी बड़ी बातचीत करते हुए भी लोक के अनुभवों, लोक के बिंबों को, उन अवयवों को वहाँ उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा वो अपनी आधुनिकता को आविष्कृत करते हैं। उनका ये कहना है कि आधुनिकता हर व्यक्ति के लिए अपनी तरह से रिश्ता बनाती है। तो मेरे लिए आधुनिकता उस लोक से जुड़ती है, उस ग्रामीण अंचल से, उस लोक के अवयव से जुड़ती है, उन स्मृतियों से जुड़ती है, उन संदर्भों से जुड़ती है जो मेरे पसीने की गंध से आती है, जो मेरे अंगोछे से आती है, मेरे शरीर से आती है, मेरे मन से आती है, और जो मेरे माँ की निगाह से आती है, जो मेरे उस गांव से आती है। लेकिन उसके साथ इस शहर से भी उसकी बू जहाँ आती है मुझे वो खूबसूरत लगता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि केदारनाथ सिंह की कविता में शहर में भी गांव जिस तरह से वो उपस्थित करते हैं, शहर में रहते हुए भी गांव को बार बार वो याद करते हैं। तो ये सत्य है कि उनकी कविता में गांव के प्रति मोह तो है ही, लोक के प्रति मोह तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह शहर की खूबसूरती या शहरीकरण की प्रक्रिया के उस तत्व को पूरी तरह नकारते हैं जो मनुष्य के लिए, हमारे हाशिए के समाज के लिए नया स्पेस बना रही, उसको भी वह वहाँ पर दिखाते हैं। तो केदारनाथ सिंह के यहाँ लोक का जो पक्ष है वो संवेदनशील, रागात्मक, संगीतात्मक और कोमल तमाम सारे संदर्भ हैं उसके, लेकिन उसके बीच में भी वह बौद्धिक विमर्श के साथ उपस्थित होते हैं। मैंने आपसे बताया कि एक बौद्धिक दृष्टि है उनकी, वो ग्रामांचल वाली दृष्टि या आंचलिकता की वह दृष्टि नहीं है जिसके बारे में बार बार उनकी कविता के लिए कहा जाता है। तो उन संदर्भों को उनकी कविता के साथ जोड़ और समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है हमने काफ़ी बातचीत की केदारनाथ सिंह की कविता के बारे में। बहुत सारे संदर्भ हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, उन संदर्भों को देखा और परखा जा सकता है, लेकिन मैं उन संदर्भों को छोड़ता हूँ। कुछ एक टूटी बिखरी बातें जो आपके सामने मैं कर सकता था इन कविताओं और केदारनाथ सिंह की इन संदर्भों को, केदारनाथ सिंह के इस कविता के द्वारा इन कविताओं के द्वारा मैंने आपसे बातचीत की। लेकिन मुझे अपनी बात समाप्त करते हुए उनकी बनारस नाम की वो कविता याद आती है। चूँकि बनारस से ये बात हो रही है तो बनारस पर तमाम सारी कविताएं लिखी गई, लेकिन वह कविता कैसे बनारस के पूरी संस्कृति, पूरी आत्मा को व्यक्त करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बनारस का विवरण वहाँ पर है। असल में बनारस की जो आत्मा है, बनारस की जो बुनावट है, बनारस का जो भूगोल है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो पहचान है, वो सारे संदर्भ उसमें किस तरह से आते हैं। कहीं तंज है, कहीं उसकी खूबसूरती है, और उसकी जो बुनावट का जो पूरा संदर्भ है कि हजारों साल की सांस्कृतिक तत्व के साथ कैसे बनारस उपस्थित है। लेकिन सबसे खूबसूरत वो पंक्तियाँ कि किसी शहर में किसी जगह आपने कभी देखा है कि खाली कटोरों में बसंत का उतरना। ये खूबसूरत बिंब जो रचते हैं इस कविता में बनारस में, तो ये बनारस की संस्कृति की जो मानवीय पक्ष है उसका वो उद्घाटन वहाँ उस कविता में करते हैं कि हजारों साल से किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ यह अर्घ अपने एक पैर पर खड़ा है, दूसरे पैर से बेखबर यह शहर बनारस आधा है और आधा नहीं है।
तो ये जो है और नहीं है के बीच का जो रिश्ता है, यह उनकी कविता में भी आपको दिखाई देगा कि कविता में तमाम सारी चीज़ें जो उपस्थित हैं, जो अनुपस्थित हैं, उनको वो उपस्थित करने की कोशिश अपनी कविता में करते हैं। भाषा के माध्यम से, भाषा जो बिंब के माध्यम से तमाम सारे संदर्भों के साथ वो उसको उपस्थित करते हैं। तो ऐसे में केदारनाथ सिंह की कविता मुझे लगता है एक बड़े कैनवस की कविता है, सभ्यता का एक बड़ा विमर्श रचती है। उसको इन दृष्टिकोणों के साथ देखा और परखा जा सकता है। और बातें कभी फिर किया जाएगा। फ़िलहाल इतनी ही बातें। आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना और अपने प्रिय कवि पर कुछ बातचीत करने के लिए आपने मुझे बुलाया। आप सारे विद्यार्थियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।